नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने जिस गति शक्ति का संकल्प लिया, 2026 में उसी संकल्प से सिद्धि वाला साल रहने वाला है माना जा रहा है। पहाड़ों का सीना चीरकर निकलती ट्रेन हो या समंदर के बीचों बीच दौड़ती बुलेट की रफ्तार, अगले कुछ महीने में मोदी सरकार के 10 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पूरे होने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में भारत की धाक जमा देंगे। जो चीन अमेरिका के मुकाबले का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ देश को और मजबूती से जोड़ेंगे बल्कि लाखों नौकरियां पैदा करेंगे, अर्थव्यवस्था को बूस्ट देंगे और भारत की आगे बढ़ने की रफ्तार में टॉप गियर लगाएंगे। वैसे भी भारत अब दुनिया के मंच पर चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन 2026 के शुरुआती महीनों में ही कुछ ऐसा होने जा रहा है जो देश के साथ दुनिया को भी चौंका देगा। साल 2026 में ये 10 तस्वीरें साकार रूप लेती दिखने वाली हैं। ये 10 मेगा प्रोजेक्ट भारत के विकास की नई इबारत लिखने को तैयार हैं। काम लगभग पूरा हो चुका है या हो रहा है। एक एक करके हर महीने इनका इनॉग्रेशन होने वाला है। मोदी विजन और सरकार के एक्शन का डबल इंजन और तेज गति से दौड़ने वाला है। दिन गिनने शुरू कर दीजिए, क्योंकि बस एक साल बाद ही भारत अपनी पहली बुलेट ट्रेन चलाने वाला है। 7 साल से ज्यादा की तपस्या पूरी होने वाली है। 1,08,000 करोड़ से ज्यादा की लागत सार्थक होने वाली है। हजारों मजदूरों की दिन रात की मेहनत साकार होने वाली है। इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स के लगातार प्रयास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। ये मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि भारत अब बुलेट ट्रेन चलाने वाले देशों में शुमार होने वाला है। 2 घंटे 17 मिनट, मात्र 2 घंटे 17 मिनट में अहमदाबाद से मुंबई की 533 किलोमीटर लंबी दूरी तय होगी। और अगर ये सफर नॉन स्टॉप होता है तो मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 178 मिनट। देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रहा है। कौतूहलता है वो बुलेट ट्रेन के लिए भी, वो कब तक आ जाएगी? बुलेट का 2027 में आप सब अभी से टिकट खरीद लो। पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद ओपन होगा और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद होगा। ये 1 by 1 सीक्वेंस। बता सकते थे 2027 का? अगस्त 2026, 15 अगस्त 2027। तो बुलेट ट्रेन स्टेशन जो मुंबई के बीकेसी में बनकर तैयार हो रहा है, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं एक मॉडल के जरिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं बीकेसी में और यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है वो हूबहू इसी तरह से नजर आएगा। यानी कि भारत की पहली जो ट्रेन है बुलेट ट्रेन, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, कुछ इस तरह से नजर आएगी। ये मुंबई का स्टेशन है। अब इसको हम समझाते हैं कि वो किस तर्ज पर तैयार हो रहा है, इसमें क्या खास चीजें होंगी। सबसे पहले आप नजर डालिए कि ये जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है वो किस तरह से दिखेगी। ये पहली अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाली है बीकेसी, यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। करीब 32.5 मीटर इसकी गहराई है, मतलब 10 मंजिला इमारत जितनी ये इस गहराई होगी। इसके अलावा इसमें 6 प्लेटफॉर्म होंगे। हर एक प्लेटफॉर्म जो है वो 415 मीटर लंबा होगा। और खास बात इसमें यह भी है कि यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ये जो मेट्रो स्टेशन है ILFS जो बनकर तैयार हो रही है, ये बुलेट ट्रेन स्टेशन को इंटीग्रेट करेगी। बुलेट ट्रेन का काम बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 30 नवंबर 2025 तक NHSRCL ने 508 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में 412 किलोमीटर में फाउंडेशन का काम पूरा कर लिया है। 405 किलोमीटर में पिलर्स, 344 किलोमीटर में गर्डर कास्टिंग और 330 किलोमीटर में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो गया है। 330 किलोमीटर वाया डक्ट का काम पूरा कर लिया है। अब तक 17 नदी पुलों का निर्माण किया जा चुका है, वहीं 11 स्टील पुल भी बन गए। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के एक बड़े हिस्से पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी चल रहा है। आपको क्या लगता है, स्पीड ठीक है? आप लोगों ने जो तय किया था उस टाइम टेबल से चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं केरला से हूँ
मैं इधर सेक्शन 2 नवसारी नॉइस। गुजरात में पहली बार आई आप? हाँ सर, मैं इधर सेक्शन 2 नॉइस बैरियर फैक्ट्री में रोबोटिक यूनिट देख रही हूँ। उधर नॉइस बैरियर का जो रिबार केज है वो रोबोट की मदद से हम लोग वेल्डिंग कर रही है। क्या लगता है आपको ये बुलेट ट्रेन बनाना और भारत में पहली ट्रेन बनना, इसको आप स्वयं के मन में क्या सोचती है, परिवार को क्या बताती है? सर ऐसे लगता है कि ये ड्रीम है, जो मैं काम कर रही हूँ वो बहुत काम आएगा सर आगे, परिवार के लिए प्राउड मोमेंट है मेरे लिए ये सर। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन होंगे। इनमें गुजरात के 8 स्टेशन साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, नडियाद, वडोदरा, भरूच, वापी, बिलीमोरा, सूरत और महाराष्ट्र के 4 स्टेशन मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर शामिल हैं। गुजरात में इस प्रोजेक्ट का 348 किलोमीटर हिस्सा है, वहीं दादरा नगर हवेली में 4 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर क्षेत्र है। 100 से ज्यादा वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें आ रही हैं, 100 से ज्यादा। दावा है कि भारतीय रेल का पूरा हुलिया बदल जाएगा। आप कहेंगे क्या भाई, पहले तो 20-20 घंटे देर चलने वाली ट्रेन का तो कुछ हो नहीं रहा, यहां फ्लाइट पर फ्लाइट कैंसिल हो रही और आप वंदे भारत का झुंड पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं। बॉस, मैं भी मानता हूं कि ये समस्या तो है और समस्या विकराल है, लेकिन समस्या को देखने का 2 तरीका है। पहले तरीका है कि समस्या का कोई टेम्पररी इलाज करो और उसका ढिंडोरा पीटो। दूसरा है कि समस्या को गंभीरता से टैकल करो और उसे खत्म ही कर दो। रेल, फ्लाइट, हाईवे से लेकर नरेंद्र मोदी सरकार का क्या अप्रोच रहा है वो आपको तय करना है। हम फिलहाल ये दिखा रहे हैं कि 2026 के 10 मेगा प्रोजेक्ट रेल में क्या गेम चेंजर होने वाला है। 180 की रफ्तार से आने वाली वंदे भारत बाकी रूट्स पर कब तक आ जाएगी? क्या पटरी 180 की रफ्तार से रहने की ताकत रखती है, और अगर हां तो कौन से रूट पर? नहीं तो कितना इंतजार करना पड़ेगा? सब देखिए। रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर ने भी वंदे भारत स्लीपर की जांच कर ली है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ये ट्रेन कितनी स्मूथ है, इसे इस वीडियो से भी समझा जा सकता है। इतनी तेज स्पीड के बावजूद पानी की एक बूंद नीचे नहीं गिर रही। वंदे भारत स्लीपर, उसका कंप्लीट ट्रायल, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन पूरा हो गया और पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। इसमें 3 AC में गुवाहाटी से हावड़ा का रहेगा 2300 रुपए, बहुत कंफर्टेबल है, विद फूड है कंप्लीट। और 2 AC का रहेगा करीब 3000 रुपीज, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मिडिल क्लास का ध्यान में रखते हुए किया गया है। फर्स्ट AC का 3600। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन एसी फर्स्ट जो है वो सबसे ज्यादा प्रीमियम है और आरामदायक है। आप देखिए किस तरह से मैं इस कूप में एंट्री करती हूँ। यहाँ पर 2 पैसेंजर्स जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। इस तरह से आप अंदर जब कूप में एंट्री करते हैं, आप इन दरवाजों को इस तरह से लॉक कर लीजिए, तो यानी एक घर जैसा पूरा आराम जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अब आपको धीरे धीरे ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ऊपर आप देखिए कितना वेल डिजाइन है। यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा प्रीमियम और आरामदायक है क्योंकि भारतीय रेलवे ने सबसे उन्नत और लॉन्ग डिस्टेंस ओवरनाइट हाई स्पीड स्लीपर सेवा का ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है, जिसमें पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में यहाँ पर बहुत ही बेहतर सुविधाएं जो है वो दी गई हैं। ये छोटा केबिन जो आप देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जिन लोगों को प्राइवेसी चाहिए होता है उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा। बर्थ आप देखिए कि यहाँ पर जो कुशनिंग की गई है वो काफी अच्छी है, पहले से सीट्स और भी ज्यादा चौड़े हैं, आरामदायक है। हर बर्थ पर आप देखिए कि किस तरह से चार्जिंग सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन नियमित रूप से चलाई जाएगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भारतीय रेल के भविष्य की झलक है। नए साल में जब ये ट्रेन पटरी पर उतरेगी तब दिल्ली से हावड़ा का सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव बनेगा।
देश में बढ़ते एयरपोर्ट नेटवर्क के तहत जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो गया है, जिससे उड़ानें जनवरी 2026 से शुरू हो जाएंगी। 1300 हेक्टेयर में फैले हुए इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत डेवलप किया जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। यहाँ पर यात्रियों को आधुनिक टर्मिनल, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और तेज चेक इन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें यहाँ से भरी जाएंगी, जिससे लोग आसानी से देश और विदेश की यात्रा कर सकेंगे। देश के अलग अलग राज्यों के कुल 47 शहरों को पहले इससे जोड़ा जाएगा। जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। रनवे की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 रनवे और मुंबई के CSMIA पर 2 रनवे बनाए गए हैं। वहीं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों के लिए 6 रनवे तैयार किए गए हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की वो इकलौती रनवे की सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब आपको हम दिखाते चलें तो आपको मैं इस लंबे चौड़े रनवे की सबसे पहली तस्वीर दिखाते चलूं, जो कि 3.9 किलोमीटर यानी कि 3900 मीटर की लंबाई के साथ बना है और इसकी जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो 60 मीटर की है, जिसके अंदर जो 7.5 मीटर एक तरफ और 7.5 मीटर दूसरी तरफ जो है वो सपोर्टिव रनवे होते हैं। जो एक्टिव रनवे होता है ये 45 मीटर की चौड़ाई का होता है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि 3900 मीटर यानी कि लगभग 4 किलोमीटर जितना लंबा जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये इकलौता रनवे है, जिसमें फेज 1 पर 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख यात्री जो हैं वो यात्रा करेंगे। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर कैपेसिटी के मामले में भी सबसे आगे दिखाई पड़ता है। जेवर एयरपोर्ट में पहले चरण में सालाना पैसेंजर कैपेसिटी 1.2 करोड़ तय की गई है, जिसे आखिरी चरण में बढ़ाकर 7 करोड़ करने की बात कही जा रही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय आगमन कहाँ से होगा? आप फ्लाइटों के अंदर सवार किरण ब्रिजेस से होंगे, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल मेरे पीछे जो आप एक ब्रिज देख पा रहे हैं, ये अगर आप फ़्लाइटों में हमेशा ट्रैवल करते हैं तो आप आसानी से समझेंगे कि ये आपको टर्मिनल से कनेक्ट करते हुए आपकी फ़्लाइट तक पहुंचाता है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ, कुल ऐसे जो हैं 10 ब्रिजेस तैयार किए गए हैं नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। यहाँ से आपको बसेस मिलेंगी फ़्लाइट तक बोर्ड करने के लिए, या फिर फ़्लाइट से उतरने के बाद, लैंड करने के बाद आप इन गेट के ज़रिए जो है अंदर एंट्री करेंगे और इन टर्मिनल्स पर पहुंचेंगे। 2026 में हिंदुस्तान को बहुत बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है, देख रही है दुनिया, और ऐसी ही उम्मीदें देशवासियों ने पीएम मोदी से लगा रखी है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी के कई ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो अब पूरे होने वाले हैं। जाहिर है सबसे ज्यादा खुशी तो उसी को होती है जिसका टारगेट अचीव होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट का टर्म पूरा होने की खुशी। जिसका पैसा होता है उसे ही सबसे ज्यादा खुशी होती है, बाकी का तो हो सकता है कि मुंह लटक जाए कि अरे दोगुना हो गया इसका पैसा। ऐसा ही पॉलिटिक्स में भी कई बार होता है। इसी हिसाब से 2026 बहुत अहम साल है नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के लिए, क्योंकि इसी साल में कई ऐसी परियोजनाएं पूरी हो रही हैं जिन्हें सुनकर या देखकर सबके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि मोदी ने 3 टर्म में किया क्या। उत्तर प्रदेश में तो और भी बड़ा गेम चेंज होने वाला है। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो गया है। करीब 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ 15 जनवरी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसके बनने से मेरठ से प्रयागराज का सफर 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। अभी इस सफर को पूरा करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। यूपी के अधिकारियों के मुताबिक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। जल्द ही ट्रायल रन शुरू किया जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक के 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर कुल 1498 बड़े स्ट्रक्चर हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 7,742 करोड़ रुपए का खर्च आया है। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 4 चरणों में किया गया है। पहले चरण का निर्माण कार्य 1,746 करोड़ रुपए में आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने किया है। वहीं 3 पैकेज का निर्माण अडानी एंटरप्राइजेज ने किया है।
दूसरे पैकेज की लागत 1720 करोड़, तीसरे पैकेज की 2177 करोड़ और चौथे पैकेज की लागत 2099 करोड़ रुपए है। देश का दूसरा सबसे लंबा पुल यूपी के प्रयागराज में बनकर तैयार हो रहा है। प्रयागराज में गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन पुल का काम तेजी से चल रहा है। हाल ही में 200 टन का एक सेगमेंट स्थापित किया गया। 1947 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस 9.9 किलोमीटर लंबे पुल का 85% से अधिक निर्माण पूरा हो चुका है। 67 पिलर पर टिके इस पुल के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। 26 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में गंगा नदी पर इस पुल का शिलान्यास किया था। साल 2026 के आखिर तक देश का सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए सड़क बनाई जा रही है। 900 किलोमीटर लंबी डबल लेन सड़क को बनाने में 12,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इसके शुरू होने से यात्री हर मौसम में 4 धामों की यात्रा कर सकेंगे। सफर में कम समय लगेगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ये रोड भारत चीन सीमा को देहरादून और मेरठ आर्मी कैंट से जोड़ती है। इससे सैन्य टुकड़ियां, हथियार, खाने पीने का सामान सीमा पर तेजी से भेजा जा सकेगा। भारतमाला योजना के तहत बना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ेगा। 15 जनवरी से इसे जनता के लिए ट्रायल के तौर पर खोल दिया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत लोकार्पण करेंगे। नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा दिल्ली से देहरादून तक पूरे मार्ग का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 3 राज्यों के लिए वरदान साबित होगा। खासकर उत्तराखंड जाने वाले पर्यटकों को भी ये ट्रैफिक जाम से बचाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जिलों को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे हाईवे व एक्सप्रेसवे मार्गों की बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला एक अहम आर्थिक गलियारा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 13,000 करोड़ रुपए आई है। 210 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का काम 5 साल में पूरा हुआ है। दिल्ली से बागपत तक का 31 किलोमीटर का हिस्सा खोला जा चुका है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड की राजधानी तक आवाजाही का समय घटकर आधा रह जाएगा। एक्सप्रेसवे के पूरी तरह चालू होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर 5 से 6 घंटे के बजाय सिर्फ 2.5 से 3 घंटे लगभग 150 मिनट में पूरा होगा, जबकि पहले इस रास्ते पर 5 से 6 घंटे लगते थे। दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा पहले ही खुल चुका है, लेकिन 2026 तक इसके अंतिम महत्वपूर्ण खंड जैसे दिल्ली का DND जैतपुर स्ट्रेच और गुजरात के कुछ हिस्सों के पूरा होने की उम्मीद है। 1350 किलोमीटर लंबा ये मार्ग दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी को 12 घंटे में समेट देगा। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों को सीधे देश की 2 बड़ी राजधानियों से जोड़ेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स हब और वेयर हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में डबल इंजन की सरकार दोबारा सत्ता में आने के बाद से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम फुल फोर्स में है। इसी के तहत दानापुर बीहटा एलिवेटेड कॉरिडोर भी सितंबर 2026 में पूरा कर लिया जाएगा। दानापुर बीहटा एलिवेटेड रोड राजधानी पटना की सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में से एक है। इससे पटना को हाई कनेक्टिविटी मिल सकेगी।
दानापुर की करीब 2.5 लाख आबादी और बिहटा की करीब 3 लाख की आबादी को इस एलिवेटेड रोड के बनने से फायदा मिलेगा। एआई से पूछो, गूगल सर्च की जगह एआई तेजी से टेक ओवर करता जा रहा है। आज की डिजिटल दुनिया में रफ्तार की सबसे बड़ी ताकत है। इसी विजन को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े गेम चेंजर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट क्या है। टेक्नोलॉजी का महामार्ग NHAI अपनी सहायक कंपनी नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर नेशनल हाईवेज के किनारे लगभग 10,000 किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाने की योजना बना रहा है, जिसे डिजिटल हाईवे कहा जा रहा है। इस योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? क्या सच में अब गांव में छोटे शहरों में भी एक क्लिक में वीडियो डाउनलोड हो जाएगा? और क्या क्या होगा, खुद देखिए। मैंने लिखा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक सेंटेंस लिखा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं वो सपना देखता हूँ आप सब लोगों के सहयोग से कि आने वाले समय में इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से भी अच्छा होगा, ये हम करके दिखाएं। भारत के ये 10 मेगा प्रोजेक्ट गति शक्ति मिशन की झलक हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अब सिर्फ सड़क और पुल नहीं बल्कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी भी है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए पीएम मोदी एक ऐसे न्यू इंडिया की नींव रख रहे हैं जो ग्लोबल मंच पर इंफ्रास्ट्रक्चर के पटल पर अपनी पहचान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब एक और चैप्टर जिसके मेन कैरेक्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। ऐसा लग रहा है कि ओवैसी साहब ने एक बार फिर गजब का गियर शिफ्ट किया है। पिछले साल हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पराक्रम का मैसेज देश दुनिया को गया था, और वही दे रहे थे, ओवैसी ही दे रहे थे घूम घूम के। पाकिस्तान और वहां के हुक्मरान को कड़ी नसीहतें देते रहे, लेकिन नए साल में ओवैसी ने सीधे चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे कई का बांग्लादेश। दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया। देखो, 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट होगा अब। और तुम बांग्लादेश बांग्लादेश यहां आकर बकवास अनाप शनाप बक रहे हो। बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान की मुनीर से जाकर मिल रही है, इसकी फिक्र नहीं है तुमको? जरा तो शर्म करो। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ्फुज़ होना चाहिए। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी अब सिर्फ बयान नहीं दे रहे हैं, वो खुली चुनौती दे रहे हैं, वो भी सीधे मोदी सरकार को। कभी ओवैसी बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग पर भड़क कर कहते हैं सरकार बताए क्या कर रही है, तो कभी सियासी मंच से पाकिस्तान को ललकारते हुए सवाल उछालते हैं 26/11 और पहलगाम के गुनहगार दहशतगर्दों को भारत पकड़कर क्यों नहीं लाता। चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर। ढाका से इस्लामाबाद तक ओवैसी के चैलेंज की रेंज लंबी है, लहजा तल्ख है और निशाना सीधे मोदी सरकार की नीतियों पर। सब कुछ आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। ओवैसी के इस ढाका चैलेंज को मोदी सरकार ने किस तरह ताल ठोक कर कबूल किया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ओवैसी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो विदेश नीति पर मोदी सरकार और बीजेपी को खरी खरी तो सुना ही रहे हैं, बांग्लादेश से रिश्ते सुधारने को मोदी सरकार की असली परीक्षा बता रहे हैं। बांग्लादेश की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। 1971 के बाद, बांग्लादेश के बनने के बाद हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है, क्योंकि हम लोग 1100 किलोमीटर का लैंड का बॉर्डर है और पानी का भी बॉर्डर हम शेयर करते हैं उससे। और वहां पर चीन एक एयर स्ट्रिप बना रहा है जो भारत के बॉर्डर के करीब है। वहां पर पाकिस्तान के ISI के लोग आ चुके हैं। आखिरी बात यह है
ये साउथ एशिया में हमारा दोस्त कौन है, ये मोदी सरकार बताए देश को। ये पहली बार नहीं जब ओवैसी मोदी सरकार की मजबूत विदेश नीति के नैरेटिव पर निशाना साध रहे हों और देशभक्ति के मुद्दे पर बीजेपी को उसी के मैदान पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी सियासी मंचों से बांग्लादेश के साथ रिश्तों को लेकर मोदी सरकार की डिप्लोमेसी पर वो सवालिया निशान लगाते रहे हैं। बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे कई का बांग्लादेश? बांग्लादेश की जब तुम बात कर रहे हो तो सुनो मेरी बात बीजेपी वालों। वो बांग्लादेश में जब से यूनुस आए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान की मुनीर से जाकर मिल रही है। बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर एक एयरबेस को बना रहे हैं, चीन बना रहा है। इसकी फिक्र नहीं है तुमको? जरा तो शर्म करो। उस बांग्लादेश को जिसमें हमने मुक्ति वाहिनी बनाकर उनकी मदद की थी, आज उस बांग्लादेश में यह हो रहा है। हैदराबादी भाईजान खुली चुनौती दे रहे हैं और हर चुनौती मोदी सरकार को। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई विदेश नीति की चिंता है, या फिर चुनावी मौसम में सियासी धार तेज करने की कोशिश, या फिर ओवैसी खुद को एक ऐसे निडर लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकता है। ओवैसी ने इस बार सीधे मोदी सरकार की मजबूत विदेश नीति के नैरेटिव पर निशाना साधा। इस सीधे हमले पर मोदी सरकार ने भी चुप्पी नहीं साधी। दो टूक जवाब सीधे सरकार की तरफ से भी आया। जवाब ये कि अपने लोगों की रक्षा के लिए हमें जो करना होगा वो एक्शन लिया जाएगा। If a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. You know, nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. लेकिन सवाल यह है कि ओवैसी कल तक पाकिस्तान की आतंकी करतूतों का पूरी दुनिया में पर्दाफाश कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस ओवैसी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को बेनकाब किया और हिंदुस्तान का पक्ष दमदार तरीके से रखा, आज वही ओवैसी मोदी सरकार को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? विदेश नीति पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? और ये जो वाकयात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। तो जहां पर हम दीपू चंद्र दास की हत्या और उसके जलाने की हम पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुकात और ख़राब नहीं होंगे बल्कि अच्छे होंगे। अब जब आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने रिलीज कर दिया, तो वैसे इसे लेकर भी बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखे तंज कस रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेज देती मोदी सरकार। पूरे बीजेपी वाले आज टीवी पर बाजा बजा रहे हैं, हमने एक प्लेयर को वापस कर दिया। अरे सुनो, तुम क्या सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? तुम एक क्रिकेट प्लेयर के कैंसलेशन पर तुम मिठाई बांट रहे हो, तो नरेंद्र मोदी से पूछो। इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए नहीं दिए, बताओ मेरे को। मुंबई की जनता को बोल रहे थे तो हमने बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना, दिल्ली में बैठी हुई है। सवाल यह है कि क्या ओवैसी को वाकई बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा और राष्ट्रहित की चिंता है, या फिर चुनावी मौसम में खुद को एक निडर टकराव वाला नेता दिखाने की रणनीति है? इन सवालों के जवाब खुद ओवैसी के बयानों से ही साफ हो जाते हैं, जिसमें वो अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर दिख जाते हैं। भारत की सबसे मजलूम अगर कोई अकलियत है तो मुसलमान है।
किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है। ये तमाम नहीं चाहते कि तुम्हारे दिल में जो तकलीफ है तुम्हारी जबान पर आ जाए। ना पाकिस्तान जाएंगे, ना भारत को कमजोर होने देंगे। मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। विदेश नीति की बात हो, आतंकवाद पर सवाल हो, कुछ देर के लिए ओवैसी का लहजा राष्ट्रवादी दिखता है, लेकिन फिर वो तुष्टीकरण की पिच पर आकर विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों को मजलूम बताने की पुरानी लाइन पर लौट आते हैं। सबसे मजलूम अगर कोई अकलियत है तो मुसलमान है। किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। किसी को अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो मुसलमान होता है। आप कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये तमाम नहीं चाहते कि तुम्हारे दिल में जो तकलीफ है तुम्हारी जबान पर आ जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे जो ख्वाब है उसको पूरा किया जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुमको साथ लाकर खड़ा किया जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुमको लीडर बनाया जाए। मजलिस का पैगाम ये है कि तुम साथ भी खड़े हो गए, तुम आंख में आंख डालकर जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ोगे। ओवैसी की पॉलिटिक्स का ये वो फिक्स्ड फ्रेम है जिसमें बाहर दुश्मन पर हमला और भीतर मुसलमान पहचान की राजनीति। देश को कटघरे में खड़ा करना, विक्टिमहुड का हथियार निकालकर हर मुद्दे को वोट बैंक नैरेटिव में मोड़ देने की रणनीति, यानी कि वही पुराना राग। हिंदुस्तान में नाइंसाफी सिर्फ एक ही समुदाय के साथ हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा, मैंने भी उसकी मजम्मत की, मगर ये तो बताओ मोदी जी, अगर बांग्लादेश में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आपको गुस्सा आता है, मगर महाराष्ट्र के जलगांव में जिस बच्चे को मारा गया था उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मोदी जी? अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडेम करते हैं। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है। हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। ओवैसी की सियासत का यही परमानेंट पैटर्न है। तो क्या अपनी इस इमेज को काउंटर करने की कोशिश में ओवैसी मोदी सरकार को 26/11 और पहलगाम हमले के गुनहगारों को दबोच लाने का खुला चैलेंज कर रहे हैं। तंज कस रहे हैं कि जब ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका ला सकते हैं तो 56 इंच के सीने वाले मोदी जी लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज और मसूद को दबोच कर भारत। ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है। मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले इनके जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या कम है? कि क्या सच में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा है, या विक्टिम पॉलिटिक्स वाली इमेज को बैलेंस करने की कोशिश, या फिर हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान के फ्रेम में ढालकर अपना वोट बैंक को गर्म रखने का दाव, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी के स्ट्रॉन्ग इमेज को चैलेंज कर खुद को लाइमलाइट में रखने की स्ट्रेटेजी। सवालों की इस फहरिस्त के बीच ओवैसी अकेले नहीं है। उनके सुर में सुर मिलाते हुए कुछ और चेहरे भी सामने आए। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ओवैसी से 2 कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात कह दी, और ये बात करते करते आसिम मुनीर को मारने या पकड़ कर लाने की चुनौती दे डाली। मुसलमान नहीं देखना चाहता पाकिस्तान को, हम कहते हैं पाकिस्तान को ही नक्शे से मिटाओ। बिल्कुल करना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ चुन चुन के मारो।
जो लोग हैं इस तरह के, जो हिंदुस्तान को बार बार जो है उनके ऊपर हमले या इस तरह की बातें करते हैं, उनको खत्म करो बिल्कुल। तो कहते जनरल आसिम मुनीर को खत्म करो ना, मारो, उसी को पकड़ के लाओ। जब अमेरिका पकड़ के ला सकता है किसी भी देश के प्रेसिडेंट को, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं ला सकता? हम भी तो विश्व गुरु हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.